होगा। तो जलवायु परिवर्तन के बाद जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो क्या क्या है, संधियां, समझौते और सम्मेलन, सारी चीजें जो भी है, ठीक है। संधियां यानी ट्रीटीज उसको बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस आप देखते हैं, सम्मेलन को क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस, और समझौते जो भी हैं, जो पैक्ट्स हैं, ठीक है। ट्रीटीज, ठीक है, पैक्ट्स, समझौते और कॉन्फ्रेंस, जो भी चीजें हैं संबंधित जलवायु परिवर्तन से, यानी जो पुराने से, ठीक, हम लोग बात करेंगे बहुत पुराना, ठीक है। तो वहां से, पुराने से हम लोग चल चलकर आगे तक, अभी तक वर्तमान में, जैसे आप सुनते होंगे कॉप, COP, कॉप 24, कॉप 25, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से सम्मेलन होता है, कॉप 24, कॉप 25, कॉप 26, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, बुक भी कोई लेना है, पहले जो समझा रहे हैं उसको सुन लो, ठीक है, उसके बाद बुक भी बता देंगे, ठीक है। पहले जो सुन रहे हो बेटा उसको सुन लो, हमने कहा ना तसल्ली रखो, ठीक है। केवल आज एक क्लास में IAS नहीं हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तसल्ली रखिए, इत्मीनान की पढ़ाई है, बहुत ही सिंसियरिटी वाली पढ़ाई, ठीक। क्या लेना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब बताएंगे। और बाकी अगर पढ़ोगे तो खाली बस टाइम वेस्ट करोगे, भी बता दे, खूब अनुभव हम लोगों का, कहाँ क्या पढ़ने से कितना लाभ होने वाला है, ठीक है, क्या मैटर है, सब बताएंगे, परेशान ना हो। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संधियां, समझौते, सम्मेलन है, ये हो गया। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, वो पर्यावरण प्रबंधन और जो मैनेजमेंट है, यानी प्रबंधन से संबंधित जो है, और प्लानिंग यानी नियोजन और प्रबंधन, यानी इसके बाद जो अगला आपका टॉपिक होगा वो क्या होगा, पर्यावरण नियोजन और प्रबंधन से संबंधित, पर्यावरण नियोजन एवं प्रबंधन, एनवायरमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन और नियोजन। और उसके बाद जो कि बहुत ही हॉट इशू है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार आप सुनते आए हैं, वो है जिसको हम बोलते हैं सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी इसके बाद सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश भी बोल रहे हैं साथ साथ में, जिसको लिखना होगा लिख लेगा। लास्ट में हम लोग क्या बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसकी बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनिए। यानी ये पूरा क्रम रहेगा, जैसे हमने कहा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके प्रकार से लेकर पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज से जैव विविधता है, जैव विविधता का संरक्षण है, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज से जुड़े जो भी सम्मेलन समझौते हुए हैं सब उनकी बात करेंगे, ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन नियोजन क्या है, और सतत विकास की अवधारणा, ये सबसे लेटेस्ट है, सतत विकास की अवधारणा। आज वर्तमान में चाहे आप कृषि की बात करें, चाहे आप उद्योग की बात करें, चाहे किसी भी प्लानिंग की आप बात करें, उसमें ये शब्द आपको जरूर बार बार सुनाई दे रहा है, सतत विकास। और बहुत महत्वपूर्ण, सतत और समावेशी, दो शब्द ऐसे हैं जिनसे आप देखेंगे पता नहीं कितनी बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न उठा के पूछा, क्योंकि सतत का मतलब आप जानते हैं, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे विस्तार से इस अलग पूरे टॉपिक में। आपने देखा एक दिन में पूरा पर्यावरण नहीं खत्म हो जाएगा, वक्त लगेगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक एक करके होगा। लेकिन बता दें आपको, ये सतत विकास की अवधारणा की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। सतत विकास सामान्य तौर पर अगर बात करें तो सतत विकास कहते हैं कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते, यानी वर्तमान की जरूरतों को भी तो ध्यान में रखा जाए, लेकिन उसके साथ साथ इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करें कि आने वाले भविष्य में भी जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों का संरक्षण कर जाए। ये नहीं कि नहीं जो भी खत्म करना है सब आप खत्म करके जाइए, पीछे जो होगा, बहुत सारे लोग ऐसी धारणा होती है कि छोड़ो पीछे क्या छोड़ना, जब तक है तब तक पूरी तरह से उसका संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, पीछे क्या होगा, ठीक। और ऐसे लोग, बुरा मत मानिएगा, ऐसे लोग पता नहीं क्या क्या सुनते हैं। आप सामान्य एक बात कर लीजिए, जैसे घर में कोई अगर व्यक्ति हो और उसकी अगली, उससे जो पहले की पीढ़ी हो, यानी फादर कह लीजिए या जो भी, अगर कुछ छोड़ के विरासत विरासत में ना जाए, तो गाहे बेगाहे आप गुस्से में कह ही देते हैं क्या छोड़ के गए थे हम। आप देखिए क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, जो बोलना सार्वजनिक रूप से संभव भी नहीं होगा, क्या क्या बोलते हैं। और सोचिए, तो आपको क्या लगता है कि वो, हमने बार बार समझाया कि वही चीजें उठाकर थोड़ा बड़े लेवल पर सोच लीजिए। भाई पृथ्वी पर भी जब आप छोड़कर जब पूरी तरह से उपयोग करके जाएंगे, खत्म करके, तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो आपको नहीं बुरा भला कहेगी। तो आपका दायित्व क्या है? अब आप कहेंगे घर की जरूरत तो पूरी हो नहीं पा रही, इतनी पीढ़ी कौन लेकर, तो यही छोटी सोच और संकुचित सोच की बात है फिर, ठीक है, फिर तो हो गया। इसीलिए ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, पूरे भारत की बात करता है। यहाँ सारे राज्य आपके हैं, आप ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, ठीक है, एमपी से हैं, पूरा भारत आपका है। आपको पूरे भारत के लिए ही नहीं, और अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारी तो पूरी वसुधैव कुटुंबकम सुना होगा थोड़ा बहुत, अगर आप, इतना तो जानकारी है कि हमने तो पूरी धरा को अपना परिवार माना, ठीक है, पूरी धरा। तो हमारी तो सोच बड़ी प्रारंभ से ही बहुत विस्तृत रही, ठीक है। हम जब बात करते हैं आज भी अपनी धार्मिक चीजों में, हम कहते हैं ईश्वर जगत का कल्याण करे। हम केवल अपने परिवार की बात नहीं करते, हम कहते हैं जगत का कल्याण, संसार का कल्याण करे। तो हम भारतवासी जो हैं, हमारी बहुत, अब उसको गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो बात अलग है, लेकिन हमारी तो परंपरा बड़ी समृद्ध रही। और आगे हम बात करेंगे, ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि पेड़ों को भी हमने, आप जानते हैं आज भी पीपल के पेड़ में जल देने की परंपरा, तमाम सारी चीजें आज भी पवित्र, हमको पेड़ों को भी, पेड़ों में भी ईश्वर का रूप देख लेते हैं, ठीक। आप देखिए गाहे बेगाहे कई जगह उसके लाल हरा आपको पट्टी उट्टी बधा, अब देखिए उसमें बड़ा संभल के बोलना है। देखिए कुछ तो धार्मिक है, आस्था है, ठीक है, कई बार अंधविश्वास हो जाता है तो खतरा उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो उसमें बड़ा दो तरफा डिबेट है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसके पॉजिटिव और एस्पेक्ट्स की बात करें, अब वो तो लोगों ने गलत ढंग भले बनाया, लेकिन देखिए अंधविश्वास अलग चीज, लेकिन हमने कहा ना हमारी परंपराओं में पेड़ों को सम्मान दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति एक महत्वपूर्ण तरीका। हम बहुत सारे केस स्टडीज की बात आपसे करेंगे, ठीक, बड़ी मजेदार पढ़ाई होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक बृहद मानसिकता, एक अच्छा मस्तिष्क, स्वच्छ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना होगा, ठीक। तब आपको एक समझ, क्योंकि जब क्लास खत्म होगी तो आपको एक समझ विकसित होगी, ठीक। ये नहीं 4 पन्ना आए, पन्ना पलटा, पढ़ाया चले गए। तो आप पढ़ाई का मतलब है कि ऐसी पढ़ाई पढ़िए, फिर जैसे मैंने कहा ना, बाकी बाद में आपको फैक्ट तथ्य देखने हो, लेकिन ऐसी एक समझ विकसित हो कि फिर उस आधार पर आपको कुछ भी लिखना हो तो आपको पर्यावरण में लिखने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में आ रहे हैं कि आपको समझ होनी चाहिए, पूरे मुद्दे की, टॉपिक की समझ आपको होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें, इस पर एक एक चर्चा, यानी ये सतत विकास की जो जरूरत पड़ी है वो अब पड़ रही है। इसको देखने के लिए, जैसे मैंने कहा पहला टॉपिक था, थोड़ा सा हम जाएंगे, यानी अभी जो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी जो डिस्कस हम लोग करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे हमने कहा कि पर्यावरण की बात हमने सामान्य चर्चा आपसे की, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यानी मानव पर्यावरण का जो संबंध रहा वो क्या रहा। उसी संबंध में आप देखेंगे कि आखिर कहां से कहां हम पहुंच गए, ठीक है। और यही महत्वपूर्ण भी, अगर मानव पर्यावरण, देखिए दोनों चीजें, मानव बिना पर्यावरण के अधूरा, कहां जाएगा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है। और पर्यावरण मानव के बिना अधूरा है, मानव नहीं रहेगा तो पर्यावरण है किसके लिए, पर्यावरण का अर्थ किसके लिए, ठीक है। यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक है, लेकिन ये भाव जगाने में थोड़ा वक्त लगता है। और यही बात आप देखिए बहुत सारी चीजों में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये सारी चीजें आप सार्वजनिक अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू करें तो कई बार आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं का आसानी से समाधान मिल सकता है। आप एक तरफा सोचते हैं, ठीक, ये पूरक वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं आता। और यही है मानव की जो समस्या शुरू होती है ना, फिर से समझिएगा, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे पर्यावरणीय हो, यही की उपज है और शांत भी यही से होना। यानी समस्या यहीं से शुरू हुई मुख्यतः, और निदान भी कहां है, यही। इसीलिए इसी को पहले आपको बेहतर बनाना सोच के आधार पर, और वो महज किताब से होने वाला नहीं, वो तब होगा जब किताब बहुत जरूरी, लेकिन किताब के साथ आप बैठकर थोड़ा सा अतिरिक्त काम उस पर करेंगे, ठीक। तो ये पूरा का पूरा रहेगा। अब हम लोग, ये पहला टॉपिक है पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण मानव संबंध, जो मैंने बताया,
उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गाड़ी हम लोगों की पटरी पर आ रही है। आपको मैंने बताया कैसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या दशा है पर्यावरण की, हर जगह जो समस्याएं हैं वो भी आप महसूस कर पा रहे हैं। वैश्विक लेवल के साथ साथ जो आपका यानी नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक की समस्याएं आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब कुछ लोगों को थोड़ा सा किताबों के बारे में ये है कि किताब सर क्या पढ़े, कैसे क्या है। अब देखिए, चाहे नोट कर लीजिए, मैंने फिर कहा कि एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई बुक आपको मिल जाए, एनसीईआरटी, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है और रहेगी हमेशा, ध्यान रखिए। क्यों, उसका कारण है, वो सरकार में जो सरकारी व्यक्ति है या किसी अच्छे पद प्रतिष्ठान में रहे हुए व्यक्ति हैं, यानी एक कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित और एक प्रमाणित व्यक्ति द्वारा लिखी गई किताब है। किसी टुटपुजिए राइटर की किताब वो नहीं होती। और जब भी प्रश्न बनता है यूपीएससी में, तो वो कहीं ना कहीं उसका आधार कोई अच्छी किताब ही होती है। ये नहीं नहीं चंपक जैसी मैगजीन उठाए और वहां से 2 लाइन से उठा कर रख दिए। वो बड़े बौद्धिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही बहुत दिमाग से बड़े संतुलित लोग हैं। उनके लिए जो आधार होगा वो भी क्या होगा, बेहतर होना चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़े। उसके बाद किताब जो ध्यान से सुन रहे हैं उसको सुन लीजिए। 2 किताबें बड़ी अच्छी हैं बेसिक लेवल में। एक एनआईओएस की आती है, 2 पार्ट 1 पार्ट 2। एनआईओएस आप जानते हैं, नहीं जानते, जाकर कहेंगे मुखर्जी नगर वगैरह, मुखर्जी नगर में चले जाइएगा, अच्छी दुकान पर, किसी अच्छी दुकान पर, किसी दुकान का प्रचार हम नहीं करेंगे, लेकिन आप जाएंगे खुद ही ढूंढिए, कुछ चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। हाँ, एनआईओएस, जैसे इग्नू जानते हैं ना, इग्नू जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसे ये भी एक प्रकार का ओपन स्कूल है। तो एनआईओएस जो है एक प्रकार का ये भी नेशनल एक ओपन स्कूल है। और एनआईओएस की पार्ट 1 पार्ट 2 दो आती है, एक हिंदी में आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप हिंदी में ले लीजिएगा जिसको जैसे लेना हो। पार्ट 1 पार्ट 2, भाग 1 भाग 2। एनआईओएस की भाग 1 भाग 2, एनआईओएस की भाग 1 भाग 2, ठीक है, 2 आती और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत विस्तार से लिखी गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। ध्यान से उसको पढ़िए, किताबें बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा जैसे देखिए, एक भी पर्याप्त, पर्याप्त तो एक कहें अगर हम पूरी तरह से पर्याप्त, तो एक तो कोई पर्याप्त नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बुक लेने का मतलब नहीं, एक ये अगर आपको है, ठीक है। एक आती है एकक नव पारिस्थितिकी करके, एनसीईआरटी की ही है, उसका नाम भी आपको बता दे रहे हैं इसी टाइटल से, एकक नव पारिस्थितिकी। फिर मत पूछना किताब उताब के बारे में, जिसको जो ही दिक्कत है इकट्ठे पूछ लो, इकट्ठे बता दे रहे हैं, बार बार नहीं। एकक नव पारिस्थितिकी करके एनसीईआरटी की है, एकक नव पारिस्थितिकी, इसी टाइटल से आती है, एकक नव पारिस्थितिकी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी बता दें कमी क्या है इसमें, कमी क्या है आपके लिए समस्या, हिंदी बड़ी कठिन लिखी गई, बता दे रहे हैं, हिंदी इसकी बहुत कठिन है, लेकिन गागर में सागर वाली भरने वाली बात, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे आपको छोटे में मिल जाए। गागर में सागर तो समझ रहे हैं ना, गगरी में सागर भरने का मतलब तो आप समझ रहे हैं, यानी बहुत ही सारगर्भित है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हिंदी क्या है, कठिन। इसकी हिंदी क्या है, दोनों की बहुत सरल है। तो विस्तार से पढ़ना हो यानी इसको भी ले लीजिए, ये जो है ना यूएस की पार्ट 1 पार्ट 2। इसके अलावा चाहे आपकी इग्नू, इग्नू जानते ही आप, इंदिरा गांधी नेशनल जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू की पर्यावरण की बुक मिल जाए, इग्नू की कोई बुक आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड मिल जाए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इग्नू का कोर्स बड़ा अच्छा डिजाइन किया गया है और यूपीएससी में उसमें लिखने पर काफी अच्छा नंबर उससे मिलता है, ठीक है। तो जो नाम बता रहे हैं, नाम ओम राइटर का बेटा, किताब का जो नाम बता रहे हैं उसी राइटर का नाम जरूरत नहीं है। एनआईओएस जाके बोलोगे तो एनआईओएस की किताब अपने आप अलग होती है। एनआईओएस की पार्ट 1 पार्ट 2 भाग 1 भाग 2 एकक नव पारिस्थितिकी के नाम से आता है, एकक नव पारिस्थितिकी के नाम से आता है। एनसीईआरटी बोल देना, एकक नव पारिस्थितिकी बहुत फेमस बुक है, तुरंत दे देगा राइटर वो उठा के दुकान वाला, ठीक है। तो इग्नू की चाहे ले लीजिए, चाहे एनआईओएस मैंने कहा ये ले लीजिएगा, एकक नव पारिस्थितिकी ये उठाकर ले लीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, पर्याप्त, इतनी चीजें। अब तो इसके साथ साथ
करंट की जो करंट वाले है, जो करंट चीजें हैं, जो अपडेट हो रहा है करंट हो, उसमें आप जाइएगा मार्केट में, ठीक है। उसमें हम नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो अब करंट में अच्छी मैगजीन दे रहे हैं। तो करंट रिलेटेड के लिए जो है आप चले जाइएगा, आपको मार्केट में तमाम मैगजीन्स मिल जाएंगी, उसमें कोई भी एक मैगजीन आप उठा लीजिएगा। उसमें किताब की जहां तक बात है तो NIOS, इग्नू और एकक 9 पारिस्थितिकी, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपका नोट्स रहेगा, वो सारी चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है सर, पी जाऊंगा, शाबाश मेरे लाल, ठीक है। पी जाओ, पी के जी जाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। भाव तो बहुत है हिंदुस्तानियों के पास, ठीक है, बहुत सही। तो ये जो है ये किताबें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने कहा करंट में जो भी आप मैगजीन ले रहे हो, करंट में इकोनॉमिक जो भी इकोलॉजी की चर्चा होती है वो आती ही रहेगी, ठीक है। तो उसको आप वहां से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चर्चा। प्रश्न, जैसा मैंने कहा कि प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल, यानी जो टॉपिक है उस टॉपिक की समझ, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र आगे पढ़ाएंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसमें उत्पादक, उपभोक्ता, ये सारी चीजें क्या है, खाद्य जाल आगे देखेंगे हम लोग, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ये सारी चीजें हैं। पिरामिड वगैरह बनता है, सब हम लोग देखेंगे। एक समान जैव विविधता है, तो जैव विविधता क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है। उसमें ओजोन क्षरण क्या है आप देखेंगे, ठीक है, ओजोन क्षरण क्या है, एसिड रेन क्या है, ये कॉमन, ये जो बेसिक। और उसके साथ दूसरा जो मैंने कहा कि कहाँ किस प्रकार का सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन में क्या समझौते हुए, कौन देश सहमत रहा, असहमत रहा, क्यों सहमत रहा, क्यों असहमत रहा, कौन कितना इमिशन करता है, क्यों जो है समझौते आप मान, कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं। कई सारे देश देखेंगे आप, जैसे अमेरिका बार बार भाग जाता है किसी भी सम्मेलन में जब संधि की बात आती है, ठीक है। बार बार आप देखेंगे विकासशील और विकसित के बीच एक लड़ाई होती है। विकसित देश विकासशील देशों पर, खासकर इस भारत और चाइना जैसे देशों पर जो आरोप लगाते हैं कि ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर कार्बन इमिशन कर रहे हैं, ठीक। विकासशील देश विकसित देशों पर ये आरोप लगाते हैं कि तुमने अपना तो विकास कर लिया, खूब प्रदूषण किया, अब जब हमारी बारी आई तो तुमको जो है दिक्कत हो रही है। तो अलग अलग नीड है। भारत बार बार कहता है कि हमारी क्या है, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमको एक विशेष स्थिति की आवश्यकता है, अगर हम तुम्हारे पैमाने पर चलने लगे तो हमारे लोग खाने के लिए मर जाएंगे। तो बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, वो सारा एक डिबेट का प्रश्न है जो आपको प्रश्नों के रूप में आगे आपको मिलेंगे। चलिए तो एक एक करके, अब जैसे मैंने कहा पहले हम लोग मानव और पर्यावरण संबंध को समझेंगे, वहीं से सारी कहानी क्लियर होगी। पर्यावरण और मानव संबंध, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि आखिर ये पर्यावरण की लड़ाई शुरू क्यों हुई, ये प्रदूषण शुरू ही क्यों हुआ, क्यों आज ये नौबत आ गई कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संधि और समझौते की जरूरत पड़ रही। अब ये देखिए, यहां से स्पष्ट होगा। पर्यावरण आप जान रहे हैं, ठीक, एक परिवेश की बात, जैसे मैंने कहा एक आवरण जो कि विकास के लिए बहुत आवश्यक है। पर्यावरण मैंने आपको पहले बताया कि प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। पहले बताया चेंज, परिवर्तनशील भी है, परिवर्तन हुआ भी, आगे देखेंगे। मानव के संबंध में, मानव आप जानते हैं, मानव एक दुनिया का, विश्व का सबसे क्या है, सबसे सबसे विकसित प्राणी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क या मानसिक रूप से सबसे विकसित, यानी सबसे विचारशील प्राणी। क्या हमसे आपसे ज्यादा कोई, हमसे आपसे ताकतवर बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन क्या मानव जितना बुद्धिशील कोई प्राणी है? नहीं। इसीलिए सब पर हम क्या करते हैं, राज करते हैं। इसका मतलब ये भी संदेश है कि अगर राज करना है तो किसको विकसित करना पड़ेगा, बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा, ठीक है। और शरीर जाकर वो खाली, लेकिन अब कितने होंगे जिम प्रेमी हमारे ऊपर भड़क जाएंगे, खुद न बना पाए तो हमको सलाह दे रहे हैं बनाइए, लेकिन यहाँ बनाने के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ भी विकास करिए तो ज्यादा मजा है, ठीक है। दोनों बनाइए, ठीक है, तो अच्छा लगता है बढ़िया शरीर देखकर, लेकिन ये है थोड़ा सा बौद्धिक रूप से भी विकसित होने की जरूरत।
तो मानव ने क्या किया, देखिए हस्तक्षेप, और संबंध क्या है वही समझना। अब आप समझिए कहानी। प्राचीन समय में आप देखते हैं जैसे लगातार मानव का लगातार उद्विकास हुआ है। पूरी कहानी समझिए, बड़ा मजा आएगा आपको। मानव का लगातार उद्विकास हुआ है। आप जानते हैं जैसे कि मानव को पहले हम कहते थे क्या, एक आदिवासी रूप में आप देखिए, या कह लीजिए कि कहीं न कहीं जानवरों से धीरे धीरे, आप जैसे जानते हैं चिंपैंजी, या एक प्रकार से कह लीजिए कि जानवरों से ही विकसित होता होता मानव आज उद्विकास की अवस्था, इवोल्यूशन हो रहा है, लगातार जो है विकास हुआ। और आज हम आप इस अवस्था में, पुराने लोगों को देख लीजिए एक बार, तो अपने ही पूर्वजों को देखकर, ठीक है, तो हमारे आपके सबके पूर्वज हैं, ये भी ध्यान रखिए। ये नहीं आपका दीजिए खाली आपके थे हमारे नहीं, ठीक। पूर्वज का मतलब पूर्वज, वो मानव सभ्यता के पूरे पूर्वज, ठीक है। तो एक व्यापकता में चीजों को लेना, तो वहां से देखिए विकास लगातार हुआ। अब आप जानते हैं जैसे प्राचीन समय में मानव जो है वो, उसका प्रकृति से सीधा इंटरेक्शन था। कंदमूल फल आप जानते हैं खा के रहता था, ठीक है। वस्त्र नहीं थे, कई लोग छाल पहनते थे, कई लोग नग्न अवस्था में रहते थे। यानी इन्वायरमेंट से उसका बहुत क्लोज रिलेशन था। और मानव कहीं ना कहीं क्या था, प्रकृति का एक अंश था, एक भाग था, ठीक। आपने सुना होगा, कहीं कुछ किताबों में पढ़ा भी होगा कि पहले बिजली चमकती थी, बारिश होती थी घनघोर, तो मानव डर जाता था। उसको लगता था प्रकृति क्या है, वो कुपित हो गई है, क्रोधित हो चुकी है, ठीक है। आप जानते हैं जैसा कि जब भी घनघोर वर्षा होती है, तो पुराना छोड़ दीजिए, आज भी लोग कहते हैं इंद्र भगवान कुपित हो गए, ठीक, नाराज हो गए, ठीक। आग लगती, लोग कहते हैं कि अग्निदेव जो है कुपित हो गए, तब जंगल में आग लगी। कुल मिला जुलाकर ये था कि मानव को, आप समझिए, मानव को प्रकृति का डर था, मानव को प्रकृति का डर था। और मानव प्रकृति पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। यानी एक ऐसी स्थिति आप समझिए कि जब मानव पर प्रकृति का क्या था, नियंत्रण था। एक तो मानव की संख्या कम थी, और दूसरे मैंने क्या कहा कि मानव को प्रकृति का डर था, क्योंकि मानव कहीं न कहीं तकनीकी रूप से इतना सक्षम नहीं था, ठीक है। मतलब मानव प्रकृति में चेंज नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता। मानव या ह्यूमन कैन नॉट चेंज द नेचर, नहीं कर सकता। खैर बहरहाल कर सकता था, अभी तो चीजें अलग हो गई। तो मानव प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता था, ये बात अब आप समझिए। तो यानी एक धारणा ऐसी आपको पढ़ने को मिलेगी, जब कह लीजिए कि एक उसमें क्या था कि जो भी कुछ था वो निश्चित था, उसको हम कहते हैं नियतिवाद। आप समझिए, यानी इसके अंतर्गत जो पहली बात होगी वो क्या होगी, नियतिवाद। इसी को हम बोल सकते हैं डिटर्मिनिज्म। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिज्म, निर्धारणवाद, निर्धारणवाद, ठीक है, निर्धारणवाद। यानी एक ऐसी स्थिति थी कि जब मैंने कहा कि मानव क्या था, मानव पर प्रकृति क्या थी, हावी थी, मानव प्रकृति पर हावी थी। और यह माना जाता था कि मानव प्रकृति का एक अंश मात्र है, और मानव प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता।